वेलकम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक पॉलिटिकल टॉपिक के ऊपर चर्चा लेके आए हैं। पॉलिटिकल टॉपिक है, बहुत लंबे समय से जो युद्ध चल रहे हैं। एक है यूक्रेन और रूस का युद्ध, और दूसरा जो अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, जिसके बारे में सब न्यूज़ में देख ही रहे हैं, ईरान और इजराइल का युद्ध। इस युद्ध के ऊपर कुछ चर्चा करेंगे। लेकिन इन युद्धों पर चर्चा करने से पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि इस युद्ध से पहले भी बहुत से कॉन्फ्लिक्ट हो चुके हैं और मेजर चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसके अंदर अमेरिका और इजराइल इन्वॉल्व रहे हैं। बेसिकली अमेरिका इन्वॉल्व रहा है। बात हम करते हैं इराक की। इराक ने सबसे पहले 2000 के अंदर इराक ने डॉलर को यूज़ करना बंद किया था और डॉलर की जगह उसने किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा में या अपनी मुद्रा में व्यापार करने को आवश्यक माना था, और इसलिए उसने कहा था कि ये हम करेंगे। और उसके बाद धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और इराकी मीडिया और आसपास के राष्ट्र और सब जगह उसके खिलाफ़ प्रचार शुरू हो गया कि उसके पास बहुत सारे हथियार हैं और उसके पास सामूहिक विनाश के हथियार हैं। वो न्यूक्लियर बम बना रहा है, जैविक बम बना रहा है, रासायनिक बम बना रहा है। और ये आरोप लगा लगा के, शोर मचा मचा के ऐसा माहौल बनाया, और उसके बाद उसके ऊपर अमेरिका और ब्रिटेन चढ़ गए, बर्बाद कर दिया पूरा देश, तबाह गर्द मिला दिया। और उसके बाद उस बंदे को उसी के देश में उसी के रखे हुए जज और जिनको वो तनख्वाह देता होगा किस ज़माने में, उन्हीं को कुर्सी पर बिठा के उसको फांसी चढ़ा दिया। ये टिपिकल अमेरिकन यूरोपियन स्ट्रेटेजी है। ये जहाँ भी गए ना, ये जब अमेरिका में भी गए तो वहाँ के रेड इंडियन मारने थे ना इनको, तो उन्होंने यही फैलाया कि तो नर बलि देते हैं, या तो इंसान का दिल बाहर निकाल के उसको बलि चढ़ाते हैं, उसका रक्तपान करते हैं। ऐसी कपोल कल्पित कहानियाँ उनके बारे में फैलाई। ये यही कम करते हैं। जिस व्यक्ति को इनको हटाना हो, पहले उसको पूरी तरह डिमोरलाइज करते हैं, डिह्यूमनाइज करते हैं। उसके बारे में ऐसा एक पूरा प्रोपोगेंडा रचते हैं कि बहुत बड़ा राक्षस है, ये बहुत बड़ा असुर है, और फिर उसको साफ कर देते हैं धरती से। यह इन्होंने सद्दाम के साथ भी किया, और इसलिए किया क्योंकि वो अमेरिकी डॉलर की ताकत और विश्व के अंदर, व्यापार के अंदर, सैन्य शक्तियों के अंदर, सब जगह अमेरिकी एकाधिकार के पक्ष में नहीं था। इराक जिस जगह पे है उसके आसपास कतर और उन जगहों पे या सऊदी के अंदर अमेरिकी बेस थे, और ये बेस सेकेंड वर्ल्ड वॉर से हैं, इसराइल में भी हैं, इसराइल के आसपास भी हैं। इराक कभी भी इसके लिए सहमत नहीं था। आज जब सद्दाम हुसैन की हत्या करवा दी इन लोगों ने, इराक को ख़त्म कर दिया, उसके बाद आज अमेरिकी बेस इराक के अंदर है। अमेरिका के बेस हैं इराक के अंदर, सैन्य अड्डे हैं, और इसीलिए उसने वहाँ पे अपनी कठपुतली सरकार बिठा रखी है। इराक कोई स्वतंत्र राष्ट्र नहीं है। इराक के अंदर अमेरिका और यूरोपीय राष्ट्रों की कठपुतली सरकार है, और ये मिले जुले हुए हैं, ये एक हैं। अगर यूरोपीय राष्ट्र और अमेरिका एक पन्ने पे ना होते, एक साथ ना होते, तो जब सद्दाम हुसैन ने कहा था कि मैं यूरो के अंदर अपना पेट्रोल और अपना डीजल बेचूंगा, अपना तेल बेचूंगा, तो यूरोपियन राष्ट्र इसके लिए सहमत हो जाते और अमेरिका द्वारा की गई कार्रवाई का विरोध करते। और अमेरिका ने जो अपनी कठपुतली सरकार बिठाई, वहाँ के ऑयल के ऊपर अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया, उसका विरोध यूरोपियन करते। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि जब यूरो के अंदर हमारी चीज़ बिकेगी, हमको सामान मिलेगा, तो यूरो का पावर बढ़ेगा। तो ये तो उनके पक्ष की बात थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अमेरिका को मनमानी करने दी। क्यों करने दी? क्योंकि वो चाहते थे कि ऐसा हो, और वो दो पार्टी के रूप में नज़र आ रहे हैं आपस में एक दूसरे से कंपटीशन करते हुए, लेकिन वो एक ही हैं, और उनका एक ही उद्देश्य है पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर अपना नियंत्रण बनाए रखना। पहले इन यूरोपियन ने पूरे विश्व के अंदर अपनी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सभी प्रकार के उपनिवेश बना रखे थे, पर आज पूरी दुनिया का इन्होंने अपना सांस्कृतिक और आर्थिक उपनिवेश बनाए रखा है, और इसके लिए उनको ज़रूरी है डॉलर का ताकतवर होना। अगली बात आती है लीबिया। लीबिया के अंदर एक आदमी था जिसका नाम था मोहम्मद हुसैन गद्दाफ़ी। उसके राज्य में वहाँ पर बिजली, पानी, खाना, सुख सुविधाएं, सब कुछ सही था। वहाँ के लोग भी खुश थे, कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ सही था। आज हम कितनी भी बुराई कर लें नॉर्थ कोरिया की कि किम जोंग उन ने ऐसा कर रखा है, वहाँ पे ये नहीं है, वहाँ पे वो नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं, लेकिन उसके देश के अंदर शांति है, वहाँ अस्थिरता नहीं है, वहाँ अव्यवस्था नहीं है, और वो जगह विश्व के अंदर कोई समस्याएं नहीं खड़ी कर रही है। ठीक है, नॉर्थ कोरिया अपने आप में बहुत लंबे समय से एक परिवार के अधीन है, उस परिवार के लोग ही राज कर रहे हैं, और वहाँ पर उस रेजिम के खिलाफ बोलना इसलिए मारे जाना, उनके नियमों को उल्लंघन करना मतलब मारे जाना। बहुत कठोर शासन है, अमानवीय है। हो सकता है उसको तानाशाह कहना चाहो तो कह सकते हो, लेकिन वो व्यवस्था वहाँ के लोगों के लिए और दुनिया के लिए कोई समस्या नहीं है।
वो सही साट है। किसी प्रकार से आप उसको अस्थिर कर देते हो और वहाँ पे अपना बंदर बिठा देते हो, तो फिर क्या होगा? फिर वही होगा जो इराक के अंदर हुआ। इराक में जब सद्दाम को मार के अमेरिका ने अपने पालतू कुत्ते, गधे, बंदर, सियार, लकड़बग्गे बिठाए, उसके बाद वहाँ से निकला, वहाँ के समारा में जन्म लिया हुआ एक व्यक्ति निकला जिसका नाम था बगदादी, अबू बकर अल बगदादी। और उस बगदादी ने पूरे के पूरे सीरिया के अंदर, इराक के अंदर और उस पूरे एरिया के अंदर तांडव मचा दिया, तबाही मचा दी, कितने ही बेगुनाह मार दिए। और यजीदी मारे। इराक के अंदर अगर सबसे अधिक जिन लोगों को मारा गया है तो वो यजीदी हैं। और यजीदियों का कल्चर पूरी तरह से भारतीय संस्कृति से मिलता है। वो भी दिया करते हैं, आरती उतारने की जैसी प्रक्रिया होती है वैसी एक प्रक्रिया करते हैं, और एक मोर के आकार वाले किसी देवता को मानते हैं। उनकी संकल्पना अलग टाइप की है, उनका सिद्धांत उस अरबी क्षेत्र से अलग भारतीय संस्कृति से मिलता जुलता है। अमेरिका ने आरोप लगा दिया इराक के ऊपर कि भैया इनके पास संहार के हथियार है, सामूहिक विनाश के हथियार है। मिला कुछ भी नहीं। अपना बंदर बिठाया वहाँ पे, और उस बंदर ने किसको पैदा किया? बगदादी जैसे खूंखार राक्षस को पैदा किया। फिर इन्होंने अगला कदम बढ़ाया और ये पहुँचे लीबिया। लीबिया ने भी डॉलर को ड्रॉप किया था 2009 के आसपास, यानी डॉलर का उपयोग कम किया था और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंदर उसने किसी प्रकार की भी मुद्रा के प्रचलन को स्वीकार किया था। क्या हुआ? यही सब कुछ तानाशाह है। इस तरह की न्यूज़, खबरें और वहाँ के जो राजनीतिक दल हैं, वहाँ के जो राजनेता हैं और विद्रोही संगठन हैं, उनको उभारना, भड़काना, धरने, प्रदर्शन, आंदोलन, रास्ते रोकना, ये सब शुरू हुआ पूरे लीबिया के अंदर। और फिर उन लोगों के पास हथियार पहुंच गए। उन्होंने लीबिया के अंदर गृह युद्ध शुरू कर दिया, और उस गृह युद्ध के अंदर फिर नाटो कूद गया। नाटो के बैकडोर से अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस ये सब कूद गए, और इन सब ने मिल के उस गद्दाफी को सरेआम फांसी पे चढ़ा दिया, ख़त्म कर दिया। मुझे बताओ, लीबिया की बर्बादी किसने करी? कौन थे वो लोग? वही मुस्लिम जो उस देश के अंदर बैठे थे, वही राजनीतिक दल जो सत्ता में आना चाहते थे। अब तुम सत्ता में नहीं आ पा रहे हो, तुमको वोट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, जो भी कारण है, तुमने देश के बाहर के लोगों का साथ दे दिया। देश के अंदर आंदोलन और विद्रोह के नाम पे गृह युद्ध भड़का दिया, हथियार उठा लिए अपनी देश की आर्मी के खिलाफ। तीसरा आदमी था बशर अल असद। ये आदमी सीरिया का था, ये वहाँ का राष्ट्राध्यक्ष था। 2006 के अंदर यही काम किया कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंदर हमको डॉलर का उपयोग धीरे धीरे कम करना है, और हम किसी भी राष्ट्र की मुद्रा में या अपनी मुद्रा में व्यापार करेंगे। परिणाम, बहुत खतरनाक परिणाम आया। वही पूरी तरह से वही सिस्टम जो लीबिया में देखने मिला था, वही सिस्टम चला। सबसे पहले न्यूज़ वालों ने, अखबार वालों ने, सोशल मीडिया ने, विरोधी विपक्षी राजनीतिक दलों ने, विरोधी विपक्षी समूह ने एक प्रचार शुरू किया कि असद है वो तानाशाह है, असद है वो अत्याचार कर रहा है, अमानवीय है। इस टाइप से उसके खिलाफ धीरे धीरे माहौल बनाना शुरू हुआ, और उसके बाद वहाँ पर गृह युद्ध शुरू हुआ। सबसे महत्वपूर्ण बात, सब जगह जहाँ ये आंदोलन शुरू हुए, वहाँ पर बात क्या थी? राजनीतिक दल, राजनीतिक विपक्षी समूह, इन्होंने भ्रष्टाचार, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सरकार को घेर के प्रदर्शन शुरू किए। उन प्रदर्शनों के अंदर झंडे जलाना, हमले करना, लूट मार कर लेना, ये सब शुरू किया। तो सिंपल सी बात है, जो शासन है, जो प्रशासन है, वो लूट मार, अब तुम प्रदर्शन के आड़ में लूट मार करोगे, हत्याएं करोगे, आगजनी करोगे, तो पुलिस और सेना उतरेगी सड़क पे। जब पुलिस और सेना ने सड़क पे उसको दबाने की कोशिश की, तो इन विपक्षी दलों ने, इन समूहों ने पहले ही योजना बना रखी थी, हथियार वितरित कर रखे थे। उन्होंने भी सामने से सशस्त्र आंदोलन शुरू कर दिया, और तुरंत उस चीज़ को नाटो ने और खबरों ने और न्यूज़ चैनलों ने पकड़ लिया कि भाई ये सशस्त्र विद्रोह हो रहा है, हमको इसके अंदर हस्तक्षेप करना पड़ेगा, ये मानवीयता की बात आ गई है, मानवाधिकार संकट में है। और वहाँ पे वो कूद गए सारे बंदर एक साथ, और उसके बाद वो स्थिति पूरी तरह से उनके हाथ में आ गई, क्योंकि जो विद्रोही थे वो तो साधारण हथियार लेके साधारण विद्रोह कर रहे थे कि असद को हटा के हम बैठ जाएंगे। लेकिन उनको पता नहीं था कि बैकड्रॉप के अंदर नाटो और अमेरिका और यूरोप की शक्तियाँ और दूसरी मल्टीनेशनल शक्तियाँ और ये सारे हैं, ये पहले ही वाड़ जो रहे हैं, पहले ही इंतज़ार कर रहे हैं कि बस एक बार आग लगे, हमको तो ऊपर पेट्रोल छांट देना है। और वही हुआ। आप अगर गौर से देखो तो जो सीरिया लड़ रहा था ना युद्ध, वो सीरिया बगदादी के ख़िलाफ़ लड़ रहा था। बगदादी की इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया की जो पूरी की पूरी एक संगठन था, उसके खिलाफ सीरिया का बशर अल असद लड़ रहा था। और वो बगदादी था, वो बेगुनाहों को मार रहा था। लेकिन बगदादी को तो इन्होंने मारा ही मारा,
इन्होंने असद के खिलाफ भी अपनी मुहिम को जारी रखा और उसकी आड़ में उन्होंने पूरी तरह से सीरिया में तख्तापलट करने का प्रयास किया। आखिर सीरिया से निकल के असद रशिया में के सुरक्षित जगह पे जाके रह रहा है और उस पूरे देश की स्थिति पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो गई है। वहाँ पे लोग बिल्कुल शहर शहर में रहने वाले लोग बिल्कुल खंडरों में रह रहे हैं, न बिजली, न पानी, न खाना, न रोजगार, तबाहियाँ मची हुई हैं। 2016 में ईरान ने भी निर्णय लिया कि हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किसी भी राष्ट्र की मुद्रा अथवा हमारे स्वयं की मुद्रा में व्यापार करेंगे, जैसे यूरो हो गया, रूबल हो गया, इस प्रकार से। और ईरान के निर्णय लेने के बाद से ईरान के खिलाफ भी वही सब कुछ शुरू हो गया। ईरान ने भी डॉलर के खिलाफ वैसा ही निर्णय लिया कि भाई हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बिना डॉलर के भी व्यापार करेंगे और जिसकी जो मुद्रा प्रचलन होगी उस हिसाब से हम काम करेंगे। सद्दाम ने भी कुछ ऐसे ही निर्णय लिए थे। उसके बाद उसको तानाशाह और सामूहिक नरसंहार के हथियार बनाने वाला घोषित करके और उसकी हत्या कर दी गई। परंतु सद्दाम के उस देश इराक में कोई जनसंहार के रासायनिक हथियार, परमाणु हथियार नहीं मिले। अब खमैनी पे भी वही है कि ये परमाणु हथियार बना रहा है। मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, उसके पास है या नहीं, वो एक अलग प्रश्न है, लेकिन यही आरोप लगा के उसके ऊपर भी हमला कर दिया गया है। कौन मदद कर रहा है इस हमले के अंदर? इसराइल। लेकिन इसराइल के अलावा कतर ने अपने एयरबेस यूज़ करने दिए हैं, इराक यूज़ करने दे रहा है। जो भी आसपास के मुस्लिम राष्ट्र हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान, वो अपने सैन्य अड्डे जो उन्होंने अमेरिका को लीज पे या पूरी तरह से दे रखे हैं, वहीं से इराक के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है। तो ये मुस्लिम राष्ट्र ही हैं जो ईरान की पीठ में खंजर घोंप रहे हैं। आपने देखा जब ईरान के ऊपर हमला शुरू हुआ उसके बिल्कुल पहले आसिफ मुनीर अमेरिका गया था, जो कि पाकिस्तान के अंदर फील्ड मार्शल बन गया है। और वो फील्ड मार्शल भाई साहब वहाँ गए और वहाँ पर उन्होंने उनके साथ डिनर किया और उसके बाद अमेरिका ने ईरान के ऊपर बहुत तेज़ हमले शुरू कर दिए। तो ऐसा क्यों होता है कि जब भी अफ़गानिस्तान के अंदर मुजाहिदों की बाढ़ आती है, रूस की सेना घुसती है और अफ़गानिस्तान की बर्बादी लिखी जा रही होती है, अमेरिका और पाकिस्तान एक दूसरे की गोद में बैठे होते हैं? ऐसा क्यों होता है कि जब ईरान के ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आई है तब भी अमेरिका और पाकिस्तान एक दूसरे की गोद में बैठे हुए हैं? ये पाकिस्तान ही वो इस्लामिक मुल्क है जो अलग अलग मुल्कों को, अलग अलग इस्लामिक राष्ट्रों को प्लेट में सजा के और अमेरिका के सामने रख रहा है और अमेरिका उनकी टंगड़ियाँ तोड़ रहा है। जीते जागते खुशनुमा इस्लामिक मुल्कों को कत्ल करके और अमेरिका की प्लेट में परोस देने वाले मुल्क का नाम है पाकिस्तान। उसने अपने खुद के मुल्क के लोग पाकिस्तान ने अमेरिका की प्लेट में परोस रखे हैं। अमेरिका के कितने ही सैन्य अड्डे पाकिस्तान की ज़मीन के ऊपर बने हुए हैं, ऐसे ही बन गए होंगे। अगर ये बिके नहीं होते, अगर ये भाड़े पे अमेरिका को बिक नहीं गए होते, तो ये क्यों वहाँ पे अपने एयर बेस, अपने सैन्य बेस बना देते? एक और आतंकवादी के बारे में बात करना चाहूँगा, ओसामा बिन लादेन। ये लादेन पाकिस्तान की धरती पे अमेरिका को मिला और ये लादेन वही है जिसने सोवियत रूस के खिलाफ अफ़गानिस्तान में युद्ध करने के लिए मुजाहिदीन तैयार करने में और उनको नेतृत्व करने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। पाकिस्तान ने लादेन को अपने पास सुरक्षित रख रखा था, बिल्कुल सुरक्षित रख रखा था अपने पास लादेन को। लेकिन इस लादेन को मरवाने में अमेरिकी खुफिया विभाग ने पता लगाया और उसके बाद लादेन को मारा। पाकिस्तान के टेरिटरी में सैन्य सुरक्षा के बीच एक बंकर नुमा घर के अंदर वो रह रहा था। चलो ये मान लेते हैं कि उसकी छुपे हुए स्थान का जो पता लगाने का काम था वो अमेरिकी गुप्तचर विभाग ने किया, लेकिन उसको मारने के लिए ये बिल्कुल नहीं माना जा सकता कि बिना पाकिस्तान की जानकारी के उसकी हत्या अमेरिका कर सकता था, क्योंकि जहाँ पे वो रह रहा था वो जगह पाकिस्तान के अंदर है और वो सैन्य सुरक्षा के अंदर जगह है। वो जगह ऐसी नहीं है कि कहीं भी कोई भी आके घूम सकता है, बिल्कुल सुरक्षित जगह थी। तो बिना पाकिस्तान की इच्छा के, बिना पाकिस्तान की सहमति के, बिना पाकिस्तान की जानकारी के अमेरिका लादेन को मार तो सकता ही नहीं था। उस तक पहुंचना शायद संभव है, मान सकते हैं कि बिना पाकिस्तान की मदद के वहाँ तक पहुँच गए, लेकिन उसके मर्डर में तो बाकायदा पाकिस्तान का हाथ है। तो इस पाकिस्तान ने इस लादेन को रूस के खिलाफ भी यूज़ किया, अमेरिका के खिलाफ भी यूज़ किया और जब ज़रूरत नहीं थी तो इसको मारने के लिए, कत्ल करने के लिए अमेरिका को सुपुर्द भी कर दिया। ऐसा महान देश है पाकिस्तान। तो उम्मत मोहम्मदी से, मुसलमानों से एक प्रश्न बनता है,
अगर हम पूछना चाहें, इस पे गौर करें कि सबसे ज़्यादा हत्या, सबसे ज़्यादा तबाही, मुस्लिम राष्ट्रों का विनाश, मुस्लिम लोगों का जनसंहार सबसे अधिक किसने किया है, तो आपके सामने दो मुल्कों का नाम आएगा, यूएस और पाकिस्तान। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने आतंकवादी का तमगा इस्लाम की छाती पर ठोक दिया है। जिहादी, आतंकवादी, जंगली जानवर होने का जो मेडल इस्लाम को दिया है वो पाकिस्तान ने दिया है, और उसके लिए पूरी ताकत और पूरी मदद अमेरिका की रही है। और उसके बाद फिर इजराइल उनको ठोकता है, नाटो उनको ठोकता है, अमेरिका खुद उनको ठोकता है, कभी ब्रिटेन के साथ मिलकर ठोकता है, कभी फ्रांस के साथ मिलकर ठोकता है। चारों दिशाओं में उनको फिर मार पड़ रही है, कत्लेआम हो रहा है, और इसका परिणाम कुछ भी नहीं होगा। इसका एक ही परिणाम होगा कि फिर किसी मुल्क के ऊपर आतंकवादी या परमाणु बम बना रहा है ऐसा इल्ज़ाम लगेगा, और उसके ऊपर ये अमेरिका, इजराइल या फिर ये नाटो ये चढ़ बैठेंगे, घुस जाएंगे और तबाही और तांडव कर देंगे, सब बर्बाद कर देंगे। और अगला नंबर स्पष्ट रूप से दिख रहा है बांग्लादेश का है। बांग्लादेश के अंदर यूनुस नाम के एक सूअर को पाकिस्तान ने बिठाया। जब से वो सूअर वहाँ पे बैठा है तब से बांग्लादेश के अंदर निरंतर जनसंहार चल रहा है। अपहरण, हत्या, लूट, डकैती, अल्पसंख्यकों का जीना मुश्किल कर दिया है। अल्पसंख्यकों को ऐसे मारा जा रहा है जैसे बूचड़खाने में मुर्गे और बकरे काटे जाते हैं। और धीरे 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 बांग्लादेश कदम दर कदम आतंकवादी देश बनने की राह पे चल निकला है। जो स्थिति अभी अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान की है, जो स्थिति सीरिया की है या इजराइल के आसपास फ़िलिस्तीन की है, वही हालत बांग्लादेश में तैयार की जा रही है। इन सारी घटनाओं को केवल अखबार से भी अगर किसी ने देखा है, पढ़ा है, समझा है, सिंपल यूट्यूब के चैनल से, न्यूज़ चैनल से अगर कोई इनको जानता है, सुनता है, सोचता समझता है, तो वो समझ सकता है कि इस्लाम के बड़े महत्वपूर्ण देशों को नष्ट करके बर्बाद करने में किस किस का हाथ है। उसको साफ नज़र आ जाएगा। पहली नज़र में उसे दिखेगा कि इजराइल दुश्मन है, अमेरिका दुश्मन है, लेकिन अगर गहराई से जांचेंगे, हर घटना के पीछे की घटना कड़ी दर कड़ी अगर देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि तुर्की, यूएई, जॉर्डन, सऊदी अरब, कतर, इराक, ये ऐसे राष्ट्र हैं, और एक पाकिस्तान भी आता है इसमें, ये ऐसे राष्ट्र हैं कि जिन्होंने अपने साथी मुस्लिम राष्ट्रों को तबाह व बर्बाद करने में इजराइल, अमेरिका जैसी ताकतों का साथ दिया है। अगर इन मुस्लिम राष्ट्रों ने अपने इन साथी मुस्लिम राष्ट्रों को बर्बाद करने में अमेरिका, इजराइल का साथ ना दिया होता, तो आज जो स्थिति हम देख रहे हैं सीरिया की या इराक की या अफ़गानिस्तान की, वो इतनी बदतर स्थिति कभी हो ही नहीं सकती थी। तो इस समस्या का समाधान भी वही मुस्लिम राष्ट्र हैं जो इस तरह की समस्याओं को पैदा करने में दुश्मनों का साथ दे रहे हैं और अपने साथियों से दगाबाजी कर रहे हैं।